सतगुरु महाराज की जय। Hello students of class 10, that yesterday or in the previous class I was taking the class about the real numbers from the first exercise, first chapter, and we have discussed about the division process, how it is correct, how it is wrong. In that session we have seen that the remainder must be smaller than the divisor. Remainder must be smaller than the divisor. ठीक है, कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर के इक्वल या ग्रेटर नहीं हो सकता। इन दोनों केस में अगर ऐसा है तो वो डिवीज़न रॉन्ग हो गया और हम को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कोसेंट का वैल्यू बढ़ाना होगा। ठीक है, तभी वह डिवीज़न सही होगा। तो हम लोग रियल नंबर सिस्टम पढ़ते तो सब कुछ नंबर सिस्टम ही है, लेकिन जानते हैं हम लोग कि दो चीज़, कि एक रियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं और एक वेरिएबल में पढ़ते हैं ABCD XYZ ETC में। यह ABCD या XYZ भी कुछ नहीं है, सिर्फ रियल नंबर्स ही है। लेकिन चूँकि अगर हम 2 लिख देंगे या 2000 लिख देंगे तो उसका वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा, और XYZ या ABC लिखते हैं तो उसका वैल्यू हम जो भी लेना चाहें वह लेंगे, लेकिन लेंगे रियल नंबर से। ठीक है, अन्यथा कहीं से नहीं लेना है। तो मैथमेटिक्स में तो हम जो भी पढ़ते हैं वह सिर्फ नंबर ही पढ़ते हैं, दूसरा कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। तो कल हम लोग जो फिक्स्ड अमाउंट यानी कांस्टेंट टर्म पर डिवीज़न देखे थे, आज हम लोग उसी को एल्जेब्रिक टर्म यानी कि वेरिएबल नंबर्स पर हम उसको देखते हैं। यूज करेंगे कांस्टेंट ही, ABC हम कांस्टेंट के टर्म में ही लेंगे। यहाँ जो भी लेंगे रियल नंबर है, कांस्टेंट ही है। क्योंकि जब वेरिएबल होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स देंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम नंबर लिखेंगे ABC या XYZ जिसमें भी लिखेंगे वो कांस्टेंट ही उस समय व्यवहार होगा। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे हम आपको कल दिखाए थे कि यहाँ इसको जो लिखते हैं ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है कोसेंट, और ये यहाँ पर जो बच जाता है फाइनली वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको, अगर यहाँ हम A में B से डिवाइड करें, मान लेते हैं कि Q टाइम्स लगता है, और जो भी यहाँ आए यानी B और Q को मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ आए, मान लीजिए हम C ही लिख देते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस C, तो मान लेते हैं कि यहाँ रिमाइंडर बच गया, कैंसिलेशन नहीं हुआ तत्काल, तो रिमाइंडर R बच गया। तो R का वैल्यू क्या होगा, R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। बताए थे कि R का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। यही बात, और आप जब ऐसे कल हम एक डिवीज़न दिए तो 9 को 2 से डिवाइड किए, 4 टाइम्स लिखे, 8 यहाँ लिखे, रिमाइंडर 1 हुआ। तो इस 9 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 4 + 1 ऐसे लिखेंगे ना, 9 को 2 × 4 + 1। तो अब यहाँ पर देखिए, हम A में डिवाइड किए हैं B से, Q टाइम्स लगा और R रिमाइंडर बच गया, तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे, BQ + R। ठीक है, R के लिए हम मेंशन कर सकते हैं। फिर अगेन
0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ठीक है, ये R का वैल्यू हुआ। अब यहाँ पर B क्या है, डिवाइजर है, Q क्या है, कोसेंट है, R क्या है, रिमाइंडर है। देखिए यहाँ वही 2 क्या है, डिवाइजर है, 4 क्या है, कोसेंट है, 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ भी A इक्वल टू BQ प्लस R होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यही हुआ। अब इसी के आधार पर आपको HCF निकालना है, यानी सारे टर्म को इसी रूप में लिखना है। ठीक है, इसी रूप में लिखना है। HCF निकालने के लिए आप जानते हैं, छोटे क्लास में ही पढ़े हैं, 4 या 5 में ही पढ़े हैं, तो वहाँ तो HCF निकालने के लिए मेथड वगैरह कुछ की बात तो वहाँ नहीं थी। फिर भी जैसे भी निकाले, जो भी किए, यहाँ कहता है कि यही लिखना है। और यही चीज़ वहाँ भी पढ़े थे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। चूँकि अब आप सीनियर क्लास में गए हैं तो कुछ एक्सप्लेनेशन, वहाँ तो मेमोराइज करना था, यहाँ अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम आपके एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं और उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वह आपको HCF निकालने के लिए है। कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 1 क्या है, 135 एंड 225 का HCF निकालिए। तो आप जो जानते हैं उसी से को करना है। अब यहाँ देखिए, बाद में हम यूक्लिड के वे में लिखेंगे। तो क्या किए करते थे, वहाँ पर जो छोटा नंबर होता था उससे बड़े में डिवाइड करते थे। तो यहाँ लिखते हैं 135 और डिवाइजर में 225 डिवीजन में डिविडेंड में। तो स्वाभाविक है 135 2 जा 270 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स लगेगा। तो यहाँ 135 लिखे, माइनस किए तो ये 0 हो गया, 9 हो गया। बस अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। स्वाभाविक है, आप जान रहे हैं 1 टाइम्स लगेगा। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब इस 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स लगेगा, 90 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो गया, है ना। अब इसी बात को लिखना है। कैसे लिखेंगे, एल्गोरिथम ये जो लिखे थे हम, A इक्वल टू BQ प्लस R, इस टर्म में लिखना है। तो देखिए किसको, A क्या है यहाँ पर 225, तो 225 इज इक्वल टू 135, यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गया, या इतना वाला। ठीक है, अब फिर से देखिए 135 डिविडेंड है, तो यहाँ लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, डिविडेंड डिवाइजर क्या है 90, और यहाँ रिमाइंडर जो बचा उसी से ना डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखना है 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर बचा है 45। अब क्या करेंगे, यानी इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, 45 जो रिमाइंडर बचा इसी को डिवाइजर बनाएंगे, और 90 जो डिविडेंड था डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाएंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। हो गया। तो ये जो 45 डिवाइजर है यही हमारा HCF हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है। या HCF का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 135 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है। आ गई बात समझ में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बिना किसी हेल्प के दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। 3 ही क्वेश्चन तो है, ज़्यादा तो है नहीं, और एक आपके लिए लेफ्ट छोड़ दूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। ठीक है। तो पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ आपको, ताकि जो HCF निकालने का जो प्रोसेस आप तीसरा चौथा या पाँचवा में पढ़े हैं उसी को फॉलो करना है और उसी के आधार पर लिखना है। तो नंबर है 196 और 38,220। तो स्वाभाविक है 38,220 जो है वो बिगर नंबर है और 196 स्मॉलर नंबर है। ठीक है। तो यहाँ 3 डिजिट्स में यहाँ देखिए तो 6 2 जा 12 हो गया, 1 और 9 2 जा 18, 1 9, कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3। ठीक है। तो 196 2 जा नहीं लगेगा। $392 हो जाता है। ठीक है। तो 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स देंगे यहाँ 196, 12 माइनस 6 तो 6, ये हो गया 7, यानी 17 माइनस 9 तो 8, और ये हो गया 2 माइनस 1 तो 1। ठीक है। अब 2 इधर आ गया, यहाँ नीचे आ गया। अब इसमें कितना से देंगे तो देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। नाइन 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 5 86, 8 9 1 जा 9 8 17। तो 9 टाइम्स लगेगा। ठीक है। तो ये 1764। ठीक है। माइनस करिए तो 12 माइनस 4 तो 8, और 5 माइनस 6 तो 9, और ये हो गया 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है। तो 98 आ गया, ऊपर से एक 0 आ गया, ये कैरी हो गया यहाँ से। ठीक है। अब देखिए इसमें कितना लगता है, 5 टाइम्स लगेगा क्या, देखते हैं। 6 5 जा 30, 3 और 19 5 जा 95 और 3 98। एक ही बार में हो गया, कट गया। ठीक है। सब कैंसिल हो गया।
तो यहाँ तो टू मच इज 196 द HCF ऑफ दिस गिवन नंबर, देयरफॉर द 38220 is equal to 196 into 195 plus 0, therefore 196 is the HCF। ठीक है, एक बार में हो गया तो आराम से हो गया। अब तीसरा भी हम ले लेते हैं, चूँकि ये बहुत छोटा था, भले ही नंबर बड़ा था लेकिन छोटा था, तो एक तीसरा भी ले लेते हैं। थर्ड नंबर ऑफ द फर्स्ट, इसमें नंबर है 867 एंड 225। 867 और सेकेंड नंबर है 255। तो स्वाभाविक है कि ये डिविडेंड बनेगा, ये डिवाइजर बनेगा, तो इधर ही रब करके इधर लिखते हैं, इधर HCF लिखना है प्रोसेस के साथ, यूक्लिड के प्रोसेस के साथ। तो 225 867 आज 255, 3 टाइम्स लगना चाहिए। 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15 1 16 1, 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। अब इस 102 से 255 में देंगे तो 2 टाइम्स लगना चाहिए, 204। ठीक है, तो 1 और ये 5 और ये कैंसिल। अब 51 यहाँ 102 है, 2 टाइम्स लगा, 102 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब 255 जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया। 255 इज इक्वल टू 102। देखिए लिखिए 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, और अब लिखेंगे 102 को यहाँ पर, जो अब डिविडेंड हो गया तो 51 इंटू 2 प्लस 0, तो ये 51 हो गया डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करता है। तो देयरफॉर 867 255 इज इक्वल टू 51। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया HCF of using the Euclid's division algorithm। ठीक है, तो आप ये चीज़ तो जूनियर क्लास से जानते थे, यही करना है, रफ कर लेना इसको। जब ये क्वेश्चन पूछे परीक्षा में, और जनरली आप जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे, तो इस बार का जो 2 पार्ट में एग्ज़ाम हुआ है, CBSE पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि हम 2 पार्ट में एग्ज़ाम अब अगले साल नहीं लेंगे। हालांकि परिस्थिति क्या होता है वो तो नहीं कहा जा सकता है, अभी भी कोरोना गया नहीं है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि कंट्रोल में ही रहेगा और आपको तब 2 पार्ट में एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है, सिंगल पार्ट ही होगा जैसे पहले होता था। ठीक है, तो ये काम आप रफ में करेंगे, उसी पेज में कर लेंगे जो लिखते हैं परीक्षा में। राइट मोस्ट साइड में रफ करते हैं, बीच में लिखते हैं, और लेफ्ट मोस्ट में आप मार्जिन छोड़ते हैं टीचर के लिए, मार्क्स के लिए या क्वेश्चन नंबर के लिए। ठीक है, तो ये रफ में कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा जितने भी मार्क्स का हो। ठीक है,
अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल बातें हैं जो यूक्लिड्स लेमा पर ही आधारित है, और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी यूक्लिड लेमा का भरपूर उपयोग इसमें होगा। क्वेश्चन है, आपके पास बुक होगा, एनसीईआरटी बुक है, और मैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, गौर कीजिए, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, वे जहाँ q क्या है, कोई इंटीजर है। तो इसमें हमको दिखाना है ऑड इंटीजर को इसी 3 रूप में लिखा जा सकता है। यदि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो उसको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी इस 3 वे में किसी भी ऑड इंटीजर को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट द, आप ऑड इंटीजर नहीं लीजिए, सिर्फ इंटीजर ले, लेट एन इंटीजर इज ए, देन अब देखिए ए में हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6q + 1, q कोई इंटीजर है और 1 स्वाभाविक है, प्लस में है तो रिमाइंडर होगा, और q एनी इंटीजर है, तो इसलिए वो a पर डिपेंड करेगा कि a क्या है, उसके अनुसार 6 का कोसेंट डिसाइड होगा। ठीक है, 6 के मल्टीपल में डिसाइड होगा कि क्या लिया जाएगा, तो इसीलिए q हो गया हमारा कोसेंट। और अब यहाँ पर मान लीजिए जो भी लिखेंगे यहाँ रिमाइंडर होगा, तो आपको बताए थे रिमाइंडर की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर की संख्या 6 होगी, और वो कहाँ से शुरू होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 5, देखिए 6 है कि नहीं, 1 से 5 तक 5 और 0 6, यही 6 रिमाइंडर होंगे। कहिए एक बार में 6 कैसे होगा, एक बार में 6 नहीं होगा, ये डिफरेंट होते जाएगा तो रिमाइंडर भी बदलते जाएगा, लेकिन कोई 7वां रिमाइंडर नहीं हो सकता। ठीक है, ये 6 ही रिमाइंडर होंगे। ए जैसा होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, वो ए पर डिपेंड करेगा, और क्यू भी इसी ए पर डिपेंड करेगा, इसीलिए क्यू को वेरिएबल लिया है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a = 6q + r, where r is equal to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब r का वैल्यू बदल देते हैं, तो a = at r = 0, a = what, 6q, यानी कि 2 × 3q हो गया ना। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है उसका एक फैक्टर 2 हो गया, तो ये इवन हो गया, हुआ ना। जिस किसी भी इंटीजर का एक फैक्टर 2 हो जाए वह इवन नंबर इंटीजर हो गया। ठीक है, अब r का वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या होगा, 6q + 1 हो जाएगा। r का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो 6q + 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3q + 1, तो ये तो इवन है ना, यहाँ से 2 × 3q इवन, इवन के बाद जस्ट 1 ऐड करना है, तो इवन के बाद जब एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। तो ये हो गया ऑड इंटीजर। ठीक है, r = 2 लीजिए, तो a = हो गया 6q + 2,
इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो 3 क्यूब प्लस 1। अब कोई भी नंबर इंटीजर हो, इवन हो कि ऑड हो, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इवन ही होगा। जैसे आप 2 का टेबल पढ़े, 2 2 जा 4, और 3 का टेबल पढ़े तो भी 3 2 जा 6, तो 4 और 6, 2 और 3 ऑड इवन है, ठीक है। 2 और 3 इवन, और 2 इवन है, 3 ऑड है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 एंड 6 आया, तो दोनों इवन हो गया। तो किसी भी ऑड हो या इवन हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। तो यहाँ 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 कोई भी इंटीजर हो, 2 उसका एक फैक्टर है, तो ये को से मल्टीप्लाई किया गया है, तो स्वाभाविक है कि ये इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद r इक्वल टू 3 लीजिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3। अब कहिए यहाँ 3 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन हम 3 कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि 3 के प्रोडक्ट होने से इवन ऑड डिसाइड नहीं होता। अगर 3 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब इसी को हम लिखते हैं 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। देखिए इसके फॉर्म में 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 ऐसे कर दिए। अब ये क्या बन गया, 6 क्यूब प्लस 2 क्या है, इवन इंटीजर प्लस 1, यानी इवन प्लस 1, इवन इंटीजर प्लस 1 इक्वल टू ऑड इंटीजर हो गया। अब इसके बाद r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। यहाँ 2 लेना है, चूँकि हमको इवन और ऑड ही डिसाइड करना है, इसीलिए 2 देखते हैं कि फैक्टर होता है कि नहीं। तो यहाँ 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। तो 3 और 2 तो जान ही रहे कि इंटीजर है, q को पहले से कहा हुआ क्वेश्चन में कि कोई इंटीजर है तो ये टोटल इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, इवन हो ऑड हो। 2 फिर उसका प्रोडक्ट, 2 से प्रोडक्ट लेना है, तो जब 2 से प्रोडक्ट लेना है तो वो फिर से इवन इंटीजर हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द इवन इंटीजर। अब एक और रह गया है, तो r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6 क्यूब प्लस 5, इसको लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1 हो गया ना। इसको क्या लिए, 6 क्यूब प्लस 4 इवन इंटीजर, तो इवन प्लस 1 इक्वल टू ऑड इंटीजर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर, ए को हमने ऑड इंटीजर नहीं लिया है, ए को हमने इंटीजर लिया है, यानी इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो जब जब ए इवन होगा तब तब ए का वैल्यू या तो 6 क्यू होगा, देखिए यहाँ इवन लिखा हुआ है, 6 क्यू प्लस 2 इवन है, इंटीजर लिखा हुआ है, 6 क्यू प्लस 4 इवन इंटीजर लिखा हुआ है। अब बाकी क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 6 क्यू प्लस 1 है तो ऑड इंटीजर, 6 क्यू प्लस 3 तो ऑड इंटीजर, 6 क्यू प्लस 5 तो ऑड इंटीजर। तो जब यही कह रहा है कि ए यदि ऑड इंटीजर हो और उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो वह या तो 6 क्यू प्लस 1 होगा, या 6 क्यू प्लस 3 होगा, या 6 क्यू प्लस 5 होगा। आई बात समझ में। अब ए पहले हम डिसाइड नहीं किए थे, इसीलिए जनरल वे में हम लेके आगे बढ़े, ए का को 6 से डिवाइड किए, क्या उसका रिमाइंडर हो सकता है वह भी मेंशन किए, और उसके रिमाइंडर के आधार पर हम डिसाइड किए कि यदि ए में 0 रिमाइंडर बचे, ए में 6 से डिवाइड करने पर, तो ए का नेचर क्या होगा, यानी इवन होगा कि ऑड होगा। अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो इवन होगा कि ऑड होगा, 2 रिमाइंडर बचता है तो इवन होगा कि ऑड होगा, एंड सो ऑन। हम 5 तक गए, आपके सामने प्रेजेंट है।
अब इसी के आधार पर आपको ये डिसाइड करना है कि ए कह रहा है कि नहीं ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर के केस में कब कब क्या होगा, जब 6q+1 होगा, ए जब 6q+1 हो, ए जब 6q+3 हो, ए जब 6q+5 हो, तभी 6 से डिवाइड करने पर वो ऑड इंटीजर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में, सिंस a is an odd integer, a is an odd integer, ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन, अपने मन से हम नहीं ले रहे हैं, गिवन, then a can be written as, then a can be written in the form written in the form 6q+1 6q+2 3 और लिख दीजिए, और this और this और this, hence proved, hence proved। ये हो गया बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी में लिखने का तरीका, यानी आप स्कूल एग्जामिनेशन में भी लिखेंगे, वो भी तो परीक्षा ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए ये कितना आसान हो गया। ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम इस तरह से आपको छोटे क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता था, क्योंकि उस समय आपका लॉजिक डेवलप नहीं हुआ था, आपका तर्क शक्ति उतना डेवलप नहीं था, इसीलिए वहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता था। अब थोड़ा थोड़ा आपका लॉजिक डेवलप हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर बर्डन दिया गया है कि हम लोग कैसे डेवलप किए किसी चीज़ को। ठीक है, तब ना आप कल जाइएगा सीनियर क्लासेज में तो आप भी रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, कुछ नई बात निकाल के दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पर जाएं। ठीक है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, कितना कॉलम्स होगा, रो तो 2 ही है, कॉलम्स कितना होगा। ठीक है, तो कॉलम्स के लिए 616 एंड 32 का आप HCF निकाल दें। अब चाहे यहाँ पर तो चूँकि यूक्लिड मेथड है, आपको ये डिवीज़न वाला अलग में रफ में कर लीजिए, और 616 एंड 32 का HCF निकाल दीजिए, जो HCF होगा वही आंसर होगा, यानी उतना ही कॉलम्स बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या करना है, 616 एंड 32 का HCF निकाल देना है, क्योंकि HCF जो होता है वो दिए हुए सारे नंबर्स जिसका भी HCF निकाला जाता है वह सब का फैक्टर होता है। क्या होता है, सबका फैक्टर होता है, माने जितने भी नंबर 2 3 4 जो भी नंबर जैसा भी नंबर दिया गया हो, अगर उसका कोई HCF निकल गया तो वह HCF सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, यानी सारे नंबर्स का फैक्टर होगा, और वह तमाम नंबर इस HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ठीक है, माने जो भी नंबर लेंगे a, उसका स्क्वायर 2 ही रूप में लिखा जा सकता है, या तो 3m या 3m+1। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर भी हम a लेंगे,
लेट एन इंटीजर इज ए, देन ए को यदि हम 3 से डिवाइड करें और मान लें कि q टाइम्स लगा और रिमाइंडर r हुआ, तो r का वैल्यू क्या सब हो सकता है? 0, 1 एंड 2, यही 3 होगा ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स 3 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और जो होगा वह 0 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग को कहता है कि a यदि r इक्वल टू, यानी ऐसे लिख दें एक बार, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं जब r इक्वल टू 0 है तो a क्या लिखेंगे? 3q, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको m मान लें तो ये 3m हो गया, ठीक है। अगर 3q स्क्वायर को m मान लें तो वो 3m हो गया। अब r का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो ये क्या हो गया? इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको अगर हम m मान लें तो इसको लिखेंगे 3m प्लस 1, ठीक है। अगर 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लें तो वो हो गया 3m प्लस 1। अब r का वैल्यू अगर 2 मान लेते हैं तो a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 होगा। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और 3 सबसे कॉमन ले लेते हैं। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस पूरे को m मान लेते हैं तो ये क्या बन गया? 3m प्लस 1 है ना। तो रिमाइंडर तो 3 था, 0, 1 एंड 2, लेकिन a का स्क्वायर या तो 3m के रूप में लिखा गया या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा गया, और यहाँ भी रिमाइंडर बदला लेकिन हो गया 3m प्लस 1 ही, ठीक है। क्या हो गया? सिर्फ 3m प्लस 1 हो गया। माने 2 ही डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है, यानी तो 3 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करके, ठीक है। अब वह मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 3 का मल्टीपल प्लस 1 या 3 का मल्टीपल प्लस 0, यही 2 फॉर्म में है। एक ये जो कंडीशन यानी 0 और 1 तो हो सकता है, लेकिन 2 वाला कंडीशन नहीं होगा स्क्वायर में, सिंगल पावर में नहीं है। सिंगल पावर में तो लिए ही हैं हम लोग, r का वैल्यू 0 भी लिए, 1 भी लिए, 2 भी लिए, लेकिन स्क्वायर करने पर या तो वो 3 के सीधे मल्टीपल में आया, या अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो जस्ट उससे 1 अधिक हुआ, ठीक है। जस्ट उससे 1 अधिक हुआ, कम ज़्यादा नहीं अधिक हुआ, सिर्फ 1 अधिक हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम आपको बतलाए। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, नोट 3। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हम आपको समझा दिए थे सिंपली। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 9 से डिवाइड करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्या क्यूब करना है, ठीक है।
क्या करना है, तो क्यूब करना है। कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो 9 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब तक तो सब में वही करते आए हैं। पहले वाले में 6³ + 1 + 3 + 5 था, तो 6 से डिवाइड किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3m और 3m + 1 था, तो 3 से ही डिवाइड किए थे। और यहाँ पर क्यों 9 लिया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि 9 का फैक्टर 3 है। चूँकि यहाँ क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 9 का मल्टीपल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और 9 से लेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही सपोज करेंगे। लेट ए बी एनी इंटीजर, देन क्वेश्चन नंबर 5, ए को डिवाइड करेंगे हम 3 से और क्यू रिमाइंडर हुआ, क्वोशेंट हुआ, आर रिमाइंडर हुआ, तो आर का वैल्यू 0, 1 एंड 2। ठीक है, इतना ही लेंगे। अब आर का वैल्यू जब यानी एक लाइन वो लिख दें कि ए = 3q + r हो गया। तो जब r = 0 तो a = कितना हो गया, 3q, और दिस इम्प्लाइज a³ = 3q का क्यूब यानी कि 27q³, यानी कि 9 × 3q³ हो ना। तो इसको अगर हम m मान लें तो इसको 9m लिखेंगे। ठीक है, अब अगर r = 0 के बाद 1 है तो a = 3q + 1 इम्प्लाइज a³ = 3q + 1 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 27q³ + 3 × 3q² × 1 + 3 × 3q × 1² + 1q। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक में एक बार 27q³ + 3 3 = 9, 3 = 27, q² + 9q + 1। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए कि 9 कॉमन हो गया, तो 3q³ + 3q² + q + 1। अब इसको m मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 9m + 1। ठीक है, अभी तक तो दो कह रहा है कि दो तरीके से लिख सकते हैं, 9m + 1, एक तीसरा है 9m + 8 के फॉर्म में। बीच वाला गायब हो जाएगा, या तो m या m + 1 या m + 8 पर चला जाएगा बस। तो r = 2 जब लेंगे तब तो a = हो गया 3q + 2, दिस इम्प्लाइज a³ = कितना हो जाएगा, 3q + 2 का क्यूब, यानी कि 3q का क्यूब 27q³ लिख देते हैं, प्लस 3 × 3q² × 2 + 3 × 3q × 2² + 2⁻³ तो ये क्या हो गया, 27q³ + 3 × 9 = 27, 2 × 54, 54q² + 36q + 8। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए 9 कॉमन ले लीजिए और उसके बाद इसको लिखेंगे 3q³ + 6q²
प्लस 4q प्लस 8। अब इसको 9 का के साथ इंटू है, इसको m मान सकते हैं, तो ये हो गया 9m अब प्लस 8। ठीक है, यानी कि हम अगर 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसका क्यूब या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इससे डिफरेंट नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ 3 वे होगा, 3 से अधिक वे नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करें तो उसका क्यूब सिर्फ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इससे डिफरेंट नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब तो ये आपका पहला एक्सरसाइज ही फिनिश हो गया यहाँ एनसीईआरटी का। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई यहाँ लोकल के स्टूडेंट हो, तो देखिए मेरा मोबाइल नंबर वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस मोबाइल नंबर से हमसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो एराइज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी है, दूसरा वाला नंबर व्हाट्सएप मैसेज भी है, उस पर भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो फिर आज के लिए ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर टुडे एंड वी शैल नाउ meet in the next class. Thank you.